देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट हो जाए, और टेस्ट यही है तुम्हारे सामने। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, ये क्वेश्चन नेट में आया था 2019 में। तो मुझे बताओ, Cp माइनस Cv, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर नॉन आइडियल गैस डिफर फ्रॉम Cp माइनस Cv फॉर ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का मतलब होता है आइडियल गैस, राइट। तो सभी बच्चे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर सोल्व क्या करो, पहले उतारो, उतारने के बाद वीडियो पॉज करो, और पॉज करने के बाद खुद इन्हें सोल्व करो, और फिर स्टार्ट करो, और फिर मुझे देखो कि इनका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि तुम्हें अब तक नहीं पढ़ाया, सब कुछ करा दिया, लेकिन अब देखो कितने बच्चों के आंसर कर पाते हैं। खुद से जज करो खुद को कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, अगर हमें फिर से भी इनके क्वेश्चनों के आंसर नहीं आ रहे तो बाल्टी रखी होगी कहीं साइड में, उसमें डूब जाना। ठीक है, अगर तुमसे इन सब के तीनों के आंसर नहीं निकले तो, क्योंकि ऐसा नहीं है बोर्ड पर कि सब कुछ जो पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूँ जितना पढ़ा दिया उसी से आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर होगा। तो ये सारे कंसेप्ट तुम्हें हीट कैपेसिटी के पढ़ा दिए मैंने, तो बताओ क्या आंसर होगा। पहले का आंसर बताओ क्या होगा, दूसरे का आंसर बताओ क्या होगा, और थर्ड वाले का आंसर बताओ। चलिए, तो बड़ा सिंपल है, आई होप तुमने कर लिया होगा। ऐसे इमेजिन कर रहा हूं मैं कि Cp माइनस Cv वैन डर वाल्स गैस के लिए तुम्हें बताया था कितना होता है, R कोष्टक 1 प्लस के 2a अपॉन में RTV होता है, राइट। एंड तुम्हें पता है कि आइडियल गैस के Cp Cv का रिलेशन होता है NR, राइट, या N भी छोड़ दो, 1 मोल के लिए बात करें तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस के 2a अपॉन में RTV, राइट और रॉन्ग। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब देखो, क्वेश्चन अगर वो तुम्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दे, राइट, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी तो दे सकता है, तो वो तुम्हें A की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू तुम्हें पता ही होता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वैल्यू दे देगा, और तुम्हें मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ C माइनस Cv वैन डर वाल्स अपॉन में आइडियल गैस। तो तुम्हें हर चीज तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन था, सबका सही था मुझे पता है, क्योंकि डायरेक्ट ही था। चलो इसका बताओ, Cp माइनस Cv आइडियल एंड Cp माइनस Cv फॉर वैन डर वाल्स गैस क्या हो, बोलो। तो इसका भी रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR होता है आइडियल गैस के लिए, और रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस कभी कभी वो तुम्हें रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस लिख के दे देगा, और कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन लिख के दे देगा। P इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस के NB इज इक्वल टू RT, इस तरीके की इक्वेशन लिख के दे देगा। तो इसके लिए भी तुम्हारा NR आएगा, इससे एक कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन जैम में NAT में पूछ सकता है, गेट में NAT में पूछ लेता है, आ रखा है, इनफैक्ट पूछ के रखा है, आ रखा है, और नेट में डायरेक्ट पूछ लेगा 2 नंबर में। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे इस तरीके से आ रखे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कर दी होगे तुमने। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, करा रखा है। देखो यार, दिल मत तोड़ो बिल्कुल भी, जितने मन से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स, सच बता रहा हूँ। और ये जितने लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ये समझ लो कि आज ये पहन के आया हूँ ना मैं, तो आज पूरे दिन जब तक तुम्हें इसी टी शर्ट में वो मिलेगी ना लेक्चर, वो सारे एक ही दिन में रिकॉर्ड कर रखे हैं, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं सुबह लगता हूँ लेक्चर रिकॉर्ड करने तुम्हारे लिए, और शाम तक रिकॉर्ड करता हूँ कंटिन्यूसली, तब तुम्हें ये लेक्चर मिल पाते हैं। और फिर तुम जल्दी करते हो, सर हमें लेक्चर नहीं आ रहे, लेक्चर नहीं आ रहे। करो तो सही। चलो, बहुत आसान है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसकी इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ना कराऊँ। देखो, कभी भी अगर तुम्हारे पास, तुमने देख रहे हो U इंटरनल एनर्जी आ गई, तो मैंने तुम्हें इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेशन बता ही दिया था। Cp माइनस Cv इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, Cp माइनस के Cv इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, इस तरीके से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लस के क्या था P, ठीक है, और इनटू क्या हो जाता है, इनटू क्या हो गया, डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वही Cp माइनस CvTV, ठीक है। अब बोलो, अब तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, अब तो कर लोगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, बहुत आसान है, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसी एक्सप्रेशन से निकाल दूंगा। तुम्हें ये इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताया था कि नहीं बताया था, राइट। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करके लिख दूं, राइट, कैसे, Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है,
इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, राइट, प्लस पी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इज इट क्लियर? मैं कुछ नहीं किया, ये एक्सप्रेशन मैं तुम्हें बता चुका हूं इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पाई टी इंटरनल प्रेशर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बस मैंने कुछ नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर की और ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि व्हाट इज द इंटरनल प्रेशर फॉर आइडियल गैस, तो इंटरनल प्रेशर होता है आइडियल गैस के लिए 0, होता है कि नहीं होता? तो जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन ओवरऑल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा आइडियल गैस के लिए सिर्फ बचेगा क्या भाई, आइडियल गैस के लिए हमारा सिर्फ बचेगा क्या बचेगा, P डेल V बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ही बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं? अगर मैं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके लिए है, वैन डर वाल गैस के लिए, कि अगर मैं यहाँ डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू रख दूँ तो ये वैन डर वाल गैस के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो ये दोनों टर्म स्टार्टिंग की कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Cp माइनस Cv किसके लिए बच जाएगा, बस PdV आइडियल गैस के लिए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है Cp माइनस Cv नॉन आइडियल गैस डिफर फ्रॉम Cp माइनस Cv फॉर ए परफेक्ट गैस, राइट। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि जो Cp माइनस के Cv ये किसके लिए हो गया, वैन डर वाल गैस के लिए, इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और इस पूरी टर्म के लिए ये टर्म किसके इक्वल आ रही है, ये टर्म किसके लिए आ रही है, आइडियल के लिए इक्वल आ रही है कि नहीं हो रही? बोलो भाई, आइडियल के लिए आ रही है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, प्लस के Cp माइनस के Cv फॉर आइडियल गैस, राइट और रॉन्ग? अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो Cp माइनस के Cv वैन डर वाल माइनस Cp माइनस के Cv फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू कितना आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लो, ये तुम्हारा डिफरेंस आ गया निकल के। अरे क्लियर था कि नहीं था? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था और मुझे TFR में पक्का लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन पक्का देगा। 4 मार्क्स में आ चुका है ये, नेट वालों भाई सुन लो, 4 मार्क्स में आ चुका, और जैम वालों तुम भी सुन लो, तुम्हें भी तो आगे नेट देना ही है। तो ये आ गया, सिंपल है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन। बोलो किसका साथ मैच कर रहा है, किसके साथ मैच करेगा भाई? तो डेल यू बाई डेल वी, डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल वी लो, बी के साथ मैच कर रहे हैं। तो एक तुम्हारा आंसर क्या हो गया, बी हो। 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। आया कहाँ से, हीट कैपेसिटी से। कुछ ऐसा था इस क्वेश्चन में कि जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन ना किया हो क्लास में? बोलो, ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैंने इस क्लास में एक्सप्लेन ना किया हो, सब कुछ तुम्हारे नोट्स है। बस तुम्हें अप्रोच लगानी है और तुम्हें चीज़ें याद रहनी चाहिए, और मैं उसी के लिए तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, तुम्हें कंसेप्ट समझा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कर लोगे तुम हीट कैपेसिटी से। अब बहुत चल दिया मैंने हीट कैपेसिटी, वरना हीट कैपेसिटी इतनी कोई पढ़ाता नहीं है। 10-20 मिनट हीट कैपेसिटी CP/CV का एक्सप्रेशन लिख के और तुम्हें चलता कर देगा कि जा हो गई हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन कहाँ से करोगे, क्वेश्चन कहाँ से करोगे, अप्रोच कौन सिखाएगा, वो मेन होता है। चलो अब नेक्स्ट डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत बढ़िया, तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लास में, स्कूल में सब ने पढ़ रखी है, BSc वालों ने भी, नेट वालों ने भी, सब ने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रखी है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ रखी है। लेकिन आज तक तुम्हें ये समझ नहीं आया कि एक्चुअल में डिग्री फ्रीडम क्या होती है, ठीक है। DOF से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो सिंपल सा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर रहा है, एक एटम की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एटम की लोकेशन को। भाई सपोज करो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, एक इमेजिन करो कि जो हमारा एक मैक्रोस्कोपिक पार्ट होता है, एक होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक पार्ट और एक होता है हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्ट। SCOPIC, एक होता है माइक्रोस्कोपिक पार्ट। माइक्रोस्कोपिक पार्ट में तुम्हें पता है कि हम एटम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटम या मॉलिक्यूल की बात करते हैं, राइट। और ये होता है मैक्रोस्कोपिक हमारा बल्क वाला पार्ट, कि हम पूरा सिस्टम ही कंटेन कर लिया, एक बाल्टी वो, एक बाल्टी वो। हम इसमें बात किसके करते हैं, एक एटम की। अब होता क्या है कि तुम्हारे पास एक एटम प्रेजेंट है, तुम्हारे पास एक एटम प्रेजेंट है इस तरीके से,
मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, इस क्यूब का सिस्टम, ठीक है। ये हमने मान ली जेड एक्सिस, ये हमने मान ली वाई एक्सिस, और ये इधर हमने मान ली एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक एटम हमारा प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, ठीक है। ये हमने ओरिजिन मान लिया 0 0 0। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है कि किसी एटम की लोकेशन बताना, किसी एटम की फ्रीडम बताना कि वो एटम में एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट है, वो जहाँ प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है, रोटेशनल मोशन शो कर रहा है कि वाइब्रेशन शो कर रहा है। तुमने 3 चीज पढ़ी है ना, ट्रांसलेशनल, तुमने ट्रांसलेशनल पढ़ा है ना, तुमने रोटेशन भी पढ़ा होगा और तुमने वाइब्रेशन भी पढ़ा होगा, राइट। अब देखो, जब ये एटम प्रेजेंट है, एटम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एटम के पास टेंडेंसी क्या है कि वो एटम एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है, वो जेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है, और वो वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है। ट्रांसलेशनल का मोशन का मतलब होता है घूमना एक डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में। तो मतलब ये क्या होता है, इसी को हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर रहा है, उस एटम की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कि वाई डायरेक्शन में जा रहा है, कि जेड डायरेक्शन में दिखा रहा है। मतलब कि अगर मैं सिंपल सा एक एटम छोड़ दूं और तुम्हें बोल दूं कि भाई एक्स डायरेक्शन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो तुम कह दो कि भाई एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं इस एटम को इस क्यूब में रख के छोड़ दूं और पूछने लगूं कि बता भाई इस एटम की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो तुम कहोगे कि इसकी एटम ऑफ डिग्री फ्रीडम तो सिर्फ 3 ही है। 3 कैसे? फ्रीडम मतलब घूमना, क्या क्या कर सकता है, ये मजे कर सकता है भाई। जैसे तुम ऐसे देखो, जब 12th के बाद थे, तुम दिल्ली आए, घर पे थे तो रिस्ट्रिक्शन थी, टाइम पे घर आना था, जो घर वाले बोलते थे वही खाना था, ना सिगरेट पी सकते थे, ना दारू, ना कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकले, चकाचौंध में आए, घर से दूर हो गए, दिल्ली आते ही, पहले जाते ही तो तुमने दारू पीनी स्टार्ट की, कॉलेज में गुरछर्रे स्टार्ट किया, इधर लड़की घुमाने लगे, इधर वो करने लगे। फ्रीडम मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? लेकिन अगर वो घर से तुम्हें आके बोल दे कि नहीं तुझे इसी कमरे में रहना है और इससे बाहर नहीं जाना, तो फ्रीडम कम हो गई कि नहीं? वो घर तुम्हारा कैद था, तुम्हारी फ्रीडम नहीं थी घर पे, लेकिन जैसे ही तुम बाहर आ गए तुम्हारी फ्रीडम हो गई। इसी को बोलते हैं कि अगर इस एटम को मैं इस मॉलिक्यूल में छोड़ दूं तो ये क्या कर सकता है, ये 3 ट्रांसलेशनल मोशन दिखा सकता है कि या तो ये एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है, या वाई डायरेक्शन की मूव तरफ कर सकता है, या फिर जेड डायरेक्शन की मूव कर सकता है। तो इसलिए जब कभी भी तुमसे कोई एटम के लिए, किसी भी एटम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है ना, किसी भी एटम के लिए, तो सिर्फ वो 3 ही होती है। और 3 क्या होती है? सिर्फ वो ट्रांसलेशनल ही हो सकती है, सिर्फ वो ट्रांसलेशनल ही हो सकती है। कोई भी एटम है, एक एटम की बात कर रहा हूं, लेकिन कैसा हो कि अगर मॉलिक्यूल आ जाए, कैसा हो कि अगर वो मॉलिक्यूल आ जाए, समझ रहे हो? तो अगर वो मॉलिक्यूल आ गया, सपोज करो कोई भी मैं ए बी मॉलिक्यूल मान रहा हूं, राइट। अब मैंने ए बी मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में रख दिया, कहां गया, चलो मैं रख रहा हूं, ए बी मॉलिक्यूल को यहां पे रख दिया बीच में, ठीक है। ये देखो ए और बी मॉलिक्यूल को मैंने यहां पे रख दिया। अब रखने के बाद ए बी मॉलिक्यूल के पास क्या टेंडेंसी है, वो इस बॉक्स में क्या क्या तिगड़म कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सोचो। वो क्या कर सकता है भाई, उसकी मर्जी है, वो चाहे तो एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है भाई, चाहे तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन की तरफ भाग सकता है, राइट और रॉन्ग। वो चाहे तो जेड एक्सिस की तरफ भाग सकता है, राइट और रॉन्ग। वो चाहे तो वाई एक्सिस की तरफ भाग सकता है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जब भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन तो पक्का होगा कि वो ट्रांसलेशनल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब पॉइंट आता है, क्या और कुछ भी कर सकता है? वो बिल्कुल कर सकता है। वो चाहे तो इस एक्सिस पे बैठा है, सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, चलो जेड ही मानो इसको, ये जेड है और ये वाई है। तो वो ए बी मॉलिक्यूल इस एक्सिस पे बैठा है, तो इस एक्सिस पे घूम सकता है। अरे घूम सकता है ना, वो चाहे तो अपने मॉलिक्यूल को घुमा सकता है इस तरीके से, लो ए की तरफ इस तरीके से रोटेट कर सकता है। तो इसका मतलब भाई इसके पास रोटेशन भी है उस एक्सिस पे। मानते हो ना भाई? एक कमरे में आ गए और तुम्हें घर से बाहर भेज दिया, तुम्हारा घर पे रहने का मन था जब तुम घर पे थे कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो बस मैं सीधा पहले कॉलेज जाऊंगा और कॉलेज के बाद घर आके फिर खेलने चले जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास तो वो टेंडेंसी होगी, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल और मिल गए, वो फ्रेंड पब में जाते थे, बार में जाते थे, तो तुमने वहाँ भी जाना स्टार्ट कर दिया, तो फ्रीडम बढ़ गई।
अब तुम पहले तो बस स्कूल से सीधा घर जाते थे, जैसे ही तुम्हारे दोस्त बनने स्टार्ट हुए, तुमने पब में जाने स्टार्ट किया, कहीं मैगडी में, कहीं वहाँ पे, फ्रीडम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बात सिंपल सी बात है। तो इस वजह से ए बी मॉलिक्यूल अपनी एक्स एक्सिस पे भी घूम सकता है, वाई एक्सिस पे भी घूम सकता है और जेड एक्सिस पे भी घूम सकता है। तो इसलिए इसके ए बी मॉलिक्यूल के पास हमारे क्या आ गए, रोटेशनल भी मोड आ गया। भाई क्या आ गया, रोटेशनल मोड भी तो आ गया। बोलो भाई, बहुत बहुत अंदर से समझा रहा हूं ये कंसेप्ट। ट्रांसलेशनल तो पता है, रोटेशनल भी आ गया। और क्या कर सकता है भाई ए बी मॉलिक्यूल? अब ए बी मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग घूम सकता था, रोटेट कर सकता था। तीसरा क्या कर सकता है, वाइब्रेट भी तो कर सकता है। वाइब्रेट कब करेगा कि भाई ए बी मॉलिक्यूल है इस तरीके का, एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये रहा, तो ये चाहे तो अपने बॉन्ड के बीच में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे। भाई कर सकता है ना। जब ये अपने बॉन्ड के बीच वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे तो हम उसी को क्या बोल देते हैं, वाइब्रेशन मोड बोल देते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास ट्रांसलेशनल भी होता है, उनके पास रोटेशनल भी होता है और उनके पास वाइब्रेशनल मोड भी होता है। मानते हो कि नहीं मानते? तीनों मोड हो गए। इसलिए एटम के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड होता है और रोटेशनल, और मॉलिक्यूल के पास, कोई भी मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, 4 एटम हो या 1000 एटम हो, उन सब एटमों को मिला के जो मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल के पास तीनों मोड हो गए कि वो ट्रांसलेशनल भी दिखा सकता है अपनी एक्सिस पे, वो रोटेशन भी दिखा सकता है अपनी एक्सिस पे, वो वाइब्रेशनल भी दिखा सकता है अपनी एक्सिस पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वो रोटेशनल वाइब्रेशन कैसे दिखाएगा? वो चल तो रहा है, बात ठीक है, वो घूम भी रहा है, बात ठीक है, अब वो रोटेट अपनी एक्सिस पे अपने बॉन्ड के साथ वाइब्रेशन कैसे दिखाएगा इस तरीके से? तो इन सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट? पड़ती है कि नहीं पड़ती? बोलो, पड़ती है ना? तो उसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना उस चीज को। होता क्या है कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक पार्ट पे आते हैं तो तुम क्या देखते हो कि हमारे पास, चलो गैसियस मॉलिक्यूल में कंसीडर कर रहा हूं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद वो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, राइट और रॉन्ग? अरे करते हैं कि नहीं करते भाई? कुछ ना कुछ वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। भाई एक मॉलिक्यूल है, ये देखो हमने क्यूब बनाई, इस क्यूब के अंदर एटम प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कुछ भी मान लो, ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। तो जैसे ही हमने इनको एनर्जी दी तो ये क्या होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के बाद एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो जब एटम एक एटम से दूसरी तरफ कोलाइड करता है तो केटी एनर्जी ट्रांसफर करता है। कितनी? केटी एनर्जी। और इस केटी एनर्जी को ही हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। इस केटी एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर, कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे मॉलिक्यूल के कोलाइड और भी ज़्यादा होते चले जाएंगे, उनके बीच में और एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो कोलाइड करने से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। अब होता क्या है, तुमने बहुत सारी चीज़ें मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। कभी तुमने सोचा, तुमने क्वांटम भी पढ़ ली, तुमने रोटेशनल या वाइब्रेशन ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ ली, कभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर ये एनर्जी लेवल फॉर्म कैसे होते हैं? भाई तुम क्या देख रहे हो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम कभी भी एनर्जी लेवल नहीं देखते, लेकिन जैसे ही तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हो तो तुम्हारे इस तरीके से एनर्जी लेवल बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कि ये हो गई E1 स्टेट, ये हो गई E2 स्टेट, ये हो गई E3 स्टेट, ये हो गई E4 स्टेट और ये हो गई E5 स्टेट। तो कभी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर ये एनर्जी लेवल कैसे बन रहे हैं, ये एनर्जी लेवल कैसे बन रहे हैं? अब देखो बनते कैसे हैं। होता क्या है कि कोई भी मैटर है जब वो मोशन में होता है, मोशन होने के बाद वो क्या करता है? एनर्जी ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफर कैसी होगी? जब वो कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने से क्या होगी? एनर्जी ट्रांसफर होगी, और एनर्जी ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा? एनर्जी लेवल जनरेट हो जाएंगे। अब कहोगे सर कैसे एनर्जी लेवल जनरेट हो गए, ऐसे कैसे हो गए? मैटर ट्रांसफर कर रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मतलब इस एटम में मॉलिक्यूल है। सपोज करो कि इसकी इनिशियल एनर्जी थी कुछ केटी।
अब ये मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसको टकराएगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जैसे ही टकराता रहेगा तो एनर्जी ट्रांसफर करता रहेगा। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी लॉस हो रही होगी, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी गेन कर रही होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारे एटम टकरा रहे होंगे, तो उनके बीच में एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब तुम्हें किसी भी एक सिस्टम के अंदर जब तुम एनर्जी लेवल देखते हो, एनर्जी लेवल इसलिए देखते हो कि किसी एटम की एनर्जी हाई होती है, किसी एटम की एनर्जी लो होती है। अगर सब एटम की एनर्जी सेम है, सब एटम की एनर्जी सेम है, तो सारे के सारे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ एटम की एनर्जी हाई होती है, कुछ एटम की एनर्जी और भी हाई होती है, कुछ एटम की एनर्जी और भी हाई होती है। तो इस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल बनते चले जाते हैं। बने कैसे? बने कैसे कि अगर ये मैटर आपस में मोशन ना करता, अगर मोशन करके वो कोलाइड ना करता और कोलाइड करके वो एनर्जी ट्रांसफर ना करता, तो हमारे एनर्जी लेवल फॉर्म नहीं होते। जब हम एक बल्क में स्टडी करते हैं तो तुम वहां पे एनर्जी लेवल नहीं देखते, लेकिन जैसे ही तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पहुंच जाते हो तो वहां पे एनर्जी लेवल जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल जनरेट होने का रीजन ये है कि जो एटम प्रेजेंट है उस सिस्टम में वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने से वो केटी एनर्जी, थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ट्रांसफर करने से जो एटम और मॉलिक्यूल की एनर्जी है, कुछ की इंक्रीज हो रही है, कुछ की डिक्रीज हो रही है। अगर वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो सारे के सारे एटम की एनर्जी सेम होगी। अगर वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है तो कुछ एटम लोएस्ट स्टेट में होंगे, कुछ हाईएस्ट स्टेट में होंगे। तो इस वजह से हमारे जो एनर्जी लेवल है वो जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो एनर्जी लेवल बनते हैं वो ट्रांसलेशनल के लिए कुछ और बनेगा, वाइब्रेशनल के लिए कुछ और बनेगा, रोटेशनल के लिए कुछ और बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी होती है उसके लिए कुछ और बनेगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके लिए कुछ और बनेगा। तो इस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल बनते चले जाते हैं। समझ में आई? अरे समझ में आया कि नहीं? कैसे बने? ऐसे एनर्जी लेवल बनते हैं। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है ये। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो तुम्हें पढ़ाएगा वो बताएगा कि कैसे बनते हैं वो एनर्जी लेवल। सिंपल है। अब देखो होता क्या है, तो हमारे पास बहुत टाइप के एनर्जी लेवल बन सकते हैं। जितने टाइप का उस मॉलिक्यूल में मोशन हो सकता है या कितने भी टाइप का उस पॉइंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, इतने ही टाइप के हमारे एनर्जी लेवल बनेंगे। जैसे हमारा ट्रांसलेशनल मोशन है तो ट्रांसलेशनल मोशन में भी हमारे क्या बन सकते हैं? एनर्जी लेवल। जैसे हमारा रोटेशनल है, रोटेशनल में भी क्या बनेंगे? एनर्जी लेवल। जैसे हमारा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में भी क्या बनेंगे? एनर्जी लेवल। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी होती है और एक न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इनमें भी क्या बनेंगे? एनर्जी लेवल बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो एनर्जी ट्रांसफर कितनी कर रही है? केटी, थर्मल एनर्जी एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब देखो कि हमारे पास कितनी टाइप की एनर्जी है और उनके लेवल बनते कैसे हैं और उनका थर्मल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सारी बातें मैं तुम्हें आज डिस्कस करने वाला हूं। कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें डिग्री फ्रीडम इतने डिटेल में और इतनी चीजें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारी दिमागों की नसें खुल जाएगी, तुम्हें इतना मजा आ जाएगा कि बस पूछो ही मत। तुम्हारा मन ऐसे करेगा कि बस कैमरे से लेक्चर के अंदर ही घुस जाऊं बस। समझ रहे हो होता क्या है? बहुत टाइप की एनर्जी होती है। एनर्जी क्या होती है? हमारे पास ई ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है जो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। किसके? जो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है, राइट। हमारे पास ई रोटेशनल एनर्जी होती है, ई रोटेशनल एनर्जी जो रोटेशनल के लिए काम आती है। हमारे पास ई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो किसके लिए काम आती है? वाइब्रेशनल के लिए काम आती है। और होती है ई इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी होती है। क्वेश्चन देखोगे टीएफआर में आ रखा है, जो होमोलूमो के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का काम करती है, जो होमोलूमो के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का काम करती है। हमारे पास ई न्यूक्लियर एनर्जी होती है, हमारे पास ई न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर स्पिन के साथ छेड़छाड़ करती है, जो न्यूक्लियर स्पिन के साथ छेड़छाड़ करती है। अल्फा बीटा, जो न्यूक्लियर स्पिन एक का अप होगा एक का डाउन होगा, इस तरीके से छेड़छाड़ करती है। जानते हो इन एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि भाई हमारे पास ये क्यूब है। सुनते रहो, पेन रख दो, लिखा मत करो यार, पेन रख के चीजें सुन लो ध्यान से बस। मैंने तुम्हें ये तो बता दिया था कि इसके अंदर एक एटम प्रेजेंट है और वो एटम एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा सकता है, वाई अलोंग के जा सकता है, जेड डायरेक्शन के अलोंग जा सकता है। वो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, लेकिन करेगा कैसे? कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अरे मैं अगर यहाँ से इस पोजीशन से इधर चल के जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे अंदर बॉडी में एनर्जी है, तभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे पास एनर्जी ना हो, जैसे मरा हुआ आदमी है, वो पड़ा है, उसे बोल भाई चल के दिखा, कहाँ से चले? जब एनर्जी नहीं है, चल रोटेट करके दिखा। अरे मरा पड़ा है भाई, कहाँ से एनर्जी आएगी उसके अंदर जब चल ही नहीं रहा? तो इन सारे मोशन के लिए, ट्रांसलेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए, वाइब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कौन सी होती है? थर्मल एनर्जी। वो एनर्जी थर्मल एनर्जी होती है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थर्मल एनर्जी को। उस थर्मल एनर्जी को हम KT से रिप्रेजेंट करते हैं। KT इज द थर्मल एनर्जी। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
1.67 इंटू 10⁻⁻23 एंड T इज द टेम्परेचर, राइट। इसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इस थर्मल एनर्जी का और इन सारी एनर्जी का रिलेशन क्या है भाई? वो वैसी बात है, हम केटी दे रहे हैं, थर्मल एनर्जी ये दे रहे हैं, हमें ट्रांसलेशनल मोशन दिखाने के लिए हमें केटी थर्मल एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें रोटेशन देनी पड़ रही है, वाइब्रेशन देनी पड़ रही है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, न्यूक्लियर ट्रांजिशन, इन सब के लिए हमें थर्मल एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी तो ये मोशन दिखा रहे हैं। क्योंकि जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उनके ट्रांसलेशनल मोड के लिए, रोटेशनल मोड के लिए, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ एनर्जी इस रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल रहती है। क्लियर है ना बात? तो मैं बताता हूं होता क्या है कि जब हमने थर्मल एनर्जी का और इन सब एनर्जी का रिलेशन देखा तो मैं तो पागल हो गया भाई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कैसे? आओ बताऊं आपको कि इस थर्मल एनर्जी का इन बाकी एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है। हमने सबसे पहले क्या देखा कि जब हमारा कोई ट्रांसलेशनल मोशन दिखाएगा तो सपोज करो कि उसकी एनर्जी ये है, एक एनर्जी लेवल E1 हो गया और एक एनर्जी लेवल E2 हो गया, ठीक है। इनके बीच में जो डेल्टा गैप है, डेल्टा E, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन दिखाने का, ठीक है। तो जो डेल्टा E था वो मच लेस देन था थर्मल एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर टेम्परेचर को बहुत कम भी रखें, 0 भी रखें, तब भी हमारा एटम और मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन दिखा सकता है। इस कहानी का मतलब यही है। इनके बीच में जो ये एनर्जी गैप है ना, ये एनर्जी गैप कम इसलिए है, इसलिए एनर्जी गैप कम है कि हमें ट्रांसलेशनल मोशन दिखाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे ही दिखा देगा, तुम एक्स्ट्रा एनर्जी दो ही मत। क्यों? क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर पर भी बात करूं मैं, रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर पर जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इस ट्रांसलेशनल से बहुत ज्यादा है। जानते हो इसकी बात क्या है? इससे रिलेशन ये हो गया कि तुम्हें एक काम करने के लिए, सपोज करो A है और B काम करने के लिए, ठीक है, तुम्हें एक साइकिल की जरूरत थी। साइकिल क्या, तुम पैदल जाके A से B तक कोई काम कर सकते, जैसे सपोज करो M मास का मैटर है और उसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो, राइट और रॉन्ग है, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास तो A से B तक जाने के लिए हवाई जहाज भी अवेलेबल है, तुम्हारे पास तो कार भी है, तुम्हारे पास ओडी है, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब इतने ज्यादा वाहन अवेलेबल है, लेकिन वो काम तुम क्या कर सकते हो? आराम से पैदल चल के भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है? एक्स्ट्रा चीज दिखा रही है। लेकिन काम तो तुम्हारा किससे हो जाएगा? बस पैदल जाके मतलब जाओगे, वो हम करते हुए पहुंच गए B तक, ले भाई हो गया अपना काम। तो ये सारी एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा ही तो है। मतलब हमें कुछ एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऐसे ही चला गया। हमारे तो ये सब के सब धरे के धरे ही रह गए, राइट। वो तो हेलीकॉप्टर खरीदा, ले भाई मैं तो जाऊंगा A से B, लेकिन वो तो काम ही नहीं आया। क्यों? वो तो A पे रुक गया, पैदल चले पहुंच गया, ले A तक B तक पहुंच के छुट्टी। तो यही कारण होता है कि जो E1 और E2 के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो थर्मल एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन तो हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल दिखा सकता है, हर एक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ किस पे कि हमने रोटेशनल की तरफ बढ़े, तो रोटेशनल की तरफ बढ़ने से ये एनर्जी गैप बढ़ता चला जाता है। कि सपोज करो ये था, तो यहाँ पे रोटेशन के बढ़ने पे ये एनर्जी गैप इतना हो गया, डेल्टा E रोटेशनल। और इसके लिए भी ये थर्मल एनर्जी बड़ी होती है भाई। सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी का रिलेशन डेल्टा E ट्रांसलेशन से थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मच। इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन थर्मल एनर्जी बड़ी है। मतलब हमें रोटेशन करने के लिए भी कोई मॉलिक्यूल हमने छोड़ दिया क्यूब में, उसके लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इजिली रोटेट कर जाएगा। बात ठीक है? मजा आ रहा है भाई? बिल्कुल। हम फिर आगे बढ़े, जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारा एनर्जी गैप और बड़ा हो गया, और जैसे ही एनर्जी गैप और बड़ा हो गया तो ये हम क्या बोल देंगे? डेल्टा E वाइब्रेशन। अब इसके लिए भाई थर्मल एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल आ चुकी है KT के, ऑलमोस्ट इक्वल आ चुकी है KT के, राइट। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो जाती है। अगर तुम टेम्परेचर हाई कर दो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अगर तुमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो तुमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारा वाइब्रेशनल मोड एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल मोड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस कंडीशन में टेम्परेचर लो कर दिया, अगर तुमने टेम्परेचर को मिनिमम ही रखा, तो तुम्हारा वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव हो जाएगा।
कि उसे वाइब्रेशन दिखाने के लिए एनर्जी। यार ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम ए और बी एक एटम ले रहे हो, तुम इस बॉन्ड के बीच छेड़छाड़ कर रहे हो। ये ए और एटम के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, इधर से ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग दिखा रहा है, इधर से ये बॉन्डिंग दिखा रहा है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब तुम बॉन्ड के बीच में छेड़छाड़ करोगे। अब तक तुम मॉलिक्यूल को घुमा रहे थे, तुम बॉन्ड के बीच कुछ नहीं कर रहे थे छेड़छाड़, अब तुम बॉन्ड के साथ कर रहे हो। तो बॉन्ड को वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो ये वाइब्रेशन मोड एक्टिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा। मतलब यहां से मॉलिक्यूल वाइब्रेशन दिखाने का मतलब यही तो है कि मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंच गए। लेकिन अगर तुमने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तो वाइब्रेशन मोड नहीं होगा। अरे समझ रहे हो ना, नहीं होगा भाई वाइब्रेशन। इसलिए हम क्या पढ़ते हो, तुम ये पढ़ते भी आ रहे हो कि हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशन मोड एक्टिव होता है और लो टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोड इनएक्टिव हो जाता है। रीजन यही है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए वाइब्रेट कराने के लिए, जो कि अवेलेबल नहीं होती, तो हमें हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। राइट, क्लियर है पॉइंट? अब जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़े, जैसे ही हम किस पर पहुंचे, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल पर पहुंचे। ये एनर्जी लेवल था, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी लेवल मिला हमें यहाँ पे। मतलब उसकी E1 स्टेट यहाँ थी, ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ये सारी की सारी ग्राउंड स्टेट है जितनी भी मैं नीचे बना रहा हूँ। GS, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। इसके लिए जब हमने देखो भाई रे, ओ माय गॉड, मर गया भाई मैं तो यार। डेल्टा E मच ग्रेटर देन मिला किससे? KT से। मतलब जो हमारी थर्मल एनर्जी थी तुम इंक्रीज करते चले जाओ, लेकिन फिर भी वो क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं दिखा रहा है। इसी को हम बोलते हैं होमो-लूमो ट्रांजिशन। होमो-लूमो ट्रांजिशन मतलब जानते हो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, पहले तो तुमने बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ की पर उसे फिर भी चैन नहीं आया, वो अंदर घुस गया मॉलिक्यूल के, कहने लगा होमो से इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर फेंकने लगा, ले ऊपर। लेकिन ऊपर जाने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए। अरे ऐसे ही थोड़ा है ना ऊपर चला जाएगा। डेल्टा ई एनर्जी गैप देख रहे हो कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा एनर्जी गैप है तो कैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा पाएगा, कैसे होमो-लूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखा पाएगा? तो वो थर्मल एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती। और उसके बाद तो ई न्यूक्लियर एनर्जी आती है, तो ई न्यूक्लियर एनर्जी में तो भैया और भी गैप हो गया, यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया ऊपर तक, इतना ज्यादा एनर्जी गैप हो जाता है। ई न्यूक्लियर एनर्जी जब स्पिन के साथ छेड़छाड़ करता है कि डेल्टा ई न्यूक्लियर मच ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी होती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते। इन सारे प्रोसेस के लिए हम प्रीफर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करना, किसी के लिए रेडियो वेव यूज़ करना, किसी के लिए माइक्रोवेव यूज़ करना, किसी के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करना। इसके लिए हम वो यूज़ करते हैं क्योंकि अब टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा भाई। तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। तो एनर्जी गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया। इस वजह से सिर्फ हम बात क्या करते हैं, तीन ही चीज़ की बात करते हैं। किस किस की? या तो ट्रांसलेशनल की बात करेंगे हमेशा, या तो रोटेशनल की बात करेंगे हमेशा, या फिर वाइब्रेशनल की भी बात करेंगे। और वाइब्रेशनल की भी बात कब करेंगे, लो और हाई टेम्परेचर कंडीशन पे। और हम इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते डिग्री ऑफ फ्रीडम में, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, पागल नहीं हूं मैं कि तुम्हें बता रहा हूं। ये ऐसे क्वेश्चन TFR में आया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड बाकी एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो देखो समरी बता रहा हूं तुम्हें, पूरी समरी सुन लो क्या है। समरी ये है कि अगर तुमसे कोई एनर्जी का ऑर्डर पूछे, अगर कोई तुमसे एनर्जी का ऑर्डर पूछे कि डेल्टा ई जो न्यूक्लियर होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी, फिर डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बाद आएगी, फिर हमारी डेल्टा ई वाइब्रेशनल होगी, फिर हमारी डेल्टा ई रोटेशन होगी, और फिर उसके बाद हमारी डेल्टा ई ट्रांसलेशनल होगी। राइट और रॉन्ग बोलो, आया कि नहीं आया? पहली समरी तो ये है, TFR में क्वेश्चन आ चुका है, इससे, और नेट में भी आ चुका है और गेट में भी आ चुका है, इन्हीं एनर्जी रिलेशन से, समझ रहे हो? और सेकंड पॉइंट हमें क्या पता लगा कि रिलेशन विद थर्मल एनर्जी, कि इनका थर्मल एनर्जी के साथ रिलेशन क्या है, रिलेशन विद थर्मल एनर्जी, कि इनका थर्मल एनर्जी के रिलेशन क्या है। थर्मल एनर्जी क्या होती है, KT। तो हमने पता लग गया कि जो डेल्टा ई ट्रांसलेशनल होती है वो मच ग्रेटर देन क्या होती है, या मच लेस देन क्या होती है, KT से। दूसरा क्या पता लगा कि जो डेल्टा ई रोटेशनल होती है वो भी क्या होती है, छोटी होती है KT से। तीसरा पॉइंट क्या पता लगा कि डेल्टा ई जो वाइब्रेशन होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, KT के इक्वल होती है।
और 4 पॉइंट क्या पता लगा कि डेल्टा ई क्या बच गई, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मच ग्रेटर देन होती है किससे, केटी से। और ऑप्शन नंबर 5 की जो डेल्टा ई न्यूक्लियर होती है वो तो और भी ज़्यादा ग्रेटर देन होती है केटी से। दिस इज़ योर रिलेशन विथ थर्मल एनर्जी एंड बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी। कर लोगे? ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है TFR और नेट गेट में। अब तुम्हारी बारी है, जैम वालों, आएगा पक्का, मुझे पता है, पूछेगा किसी ना किसी एग्जाम में जरूर टकराएगा, ध्यान रखना। अब ये तो हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ जाता है, वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, देखो क्वेश्चन व्हाट इज द थर्मल एनर्जी, व्हाट इज द थर्मल एनर्जी, व्हाट इज द थर्मल एनर्जी एट 300 केल्विन टेम्परेचर। बोलो कैसे निकालोगे? अगर एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, एक लाइन का NAT में आ जाएगा 2 नंबर में, कैसे करोगे कि व्हाट इज द थर्मल एनर्जी एट 300 केल्विन टेम्परेचर? क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे? तुम तो पागल हो जाओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं ऐसा कोई फॉर्मूला भी होता है थर्मल एनर्जी का, जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि इस केटी को थर्मल एनर्जी बोलते हैं। और क्वेश्चन और हार्ड करूं, अगर वो तुम्हें बोल दे कि फाइंड आउट करो थर्मल एनर्जी, ऑप्शन ए कि इन जूल में क्या होगी, और ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन क्या निकालना ही है, बी इन सेंटीमीटर इनवर्स क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स में क्या होगी थर्मल एनर्जी, और जूल में क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो जो K होता है, K की जो यूनिट होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस की 23 जूल पर केल्विन, इसकी यूनिट होती है, क्वेश्चन में गिवन होता है। टेम्परेचर तुम्हें पता है कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो सिंपल सा अगर वो तुमसे जूल में पूछ ले थर्मल एनर्जी तो वेरी इजी, क्या करो, थर्मल एनर्जी इक्वल टू होता है केटी, तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 23 इंटू टेम्परेचर कर दोगे, इसकी यूनिट क्या होती है जूल पर केल्विन, टेम्परेचर दे देगा 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन काट देना, कोई भी वैल्यू आएगी x जूल आ जाएगी, इजीली निकाल लोगे। दिस इज ओनली यूनिट एलिमिनेशन मेथड, राइट, हो गया। लेकिन अगर वो तुमसे पूछ ले कि सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे निकालोगे, अगर वो तुमसे ये पूछ ले कि सेंटीमीटर इनवर्स में थर्मल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो तब क्या करोगे? देखो कहाँ से कहाँ चला गया मैं, बड़ा थर्मो रहा था, पहुँच गया फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। चलो कोई नहीं, काम आएगा तुम्हारे। अगर वो पूछ ले कि सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे निकालोगे, तो वेरी सिंपल, देखो तुम्हें पता है कि जो केटी होता है इक्वल टू होता है जूल पर केल्विन इनटू केल्विन, राइट। अब मुझे जब सेंटीमीटर इनवर्स में चीज़ें लानी है, मुझे लाना किस में है, मुझे लाना है सेंटीमीटर इनवर्स में। और सेंटीमीटर इनवर्स में 2 ही चीज़ें याद रखो हमेशा, जब भी तुम्हें जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो या सेंटीमीटर को जूल में कन्वर्ट करना हो, तो एक होता है H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, इसकी यूनिट ये होती है। और दूसरी क्या होती है, C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। बस इन 2 कांस्टेंट को याद रखो, H और C के। अब मैं H और C को इस फॉर्मूले में केटी में कैसे रखूं कि ओवरऑल कट के सारी चीजें हमारा सेंटीमीटर इनवर्स आ जाए, कि भाई ओवरऑल हमारा कट जाए और हमारा सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स आ जाए। बिल्कुल बहुत इजी है, तुम्हें याद रखने की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि यूनिट कन्वर्जन तो पता नहीं कितने हार्ड है। अब केटी है, ऊपर क्या है जूल पर केल्विन है, ऊपर क्या है जूल पर केल्विन इनटू केल्विन, मतलब केल्विन से केल्विन तो कट ही जाएगा, ऊपर क्या बचा है जूल बचा है। बस इस जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगा, अगर इस H की वैल्यू को मैं नीचे से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो जूल से जूल कट जाएगा। लो देखो, मैं H की वैल्यू को, जूल सेकंड होती है ना उसकी यूनिट, उसको नीचे से ये कर दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, सेकंड तो बच गया। अब मैं क्या करूं, अगर इस स्पीड ऑफ लाइट को भी नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ओवरऑल जूल से जूल कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 में सेंटीमीटर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज योर। कैसे करोगे, आओ समरी बता देता हूं, सारी कर लोगे ना, कुछ नहीं है, बस H और C को इस तरीके से अरेंज करना है कि सारी यूनिट एलिमिनेट हो जाए। और जिसमें तुम्हें आंसर मांगा है, उसने किसने मांगा, कभी कभी वो तुम्हें बोल देगा कि ये देख 210 सेंटीमीटर इनवर्स जूल है, सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी है, इसको जूल में कन्वर्ट कर कैसे करोगे, दोनों चीजें बता रहा हूँ। चलो अब कर ही दिया तो स्टार्ट बता ही देता हूँ ये, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सुन लो मेरी बात,
सुन लो मेरी बात कि जब कभी तुम्हें जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, जब कभी ऑप्शन ए, जब तुम्हें जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कुछ नहीं करना, थर्मल एनर्जी को KT अपॉन में HC से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। तो तुम इसमें एक चीज देख रहे हो कि K, H और C ये तीनों तो कांस्टेंट है। अरे ये चीजें तो कांस्टेंट है ना तीनों की तीनों, तो कब तक मल्टीप्लाई करोगे, जाओ क्या याद रखोगे। अब क्या करो, डायरेक्ट K की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 23 अपॉन में H की यूनिट होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 10, राइट, इंटू क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। यही तो हुआ है। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को मैंने पहले निकाल के रख लिया, क्या कि इस इक्वल टू होता है 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अरे इसकी वैल्यू K अपॉन में HC की वैल्यू, K अपॉन में HC की वैल्यू होती है 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। बस कुछ नहीं करना, इक्वल टू क्या कर दोगे, कोई भी टेम्परेचर दे दे। अब तुम्हें बोल दे कि बता भाई 200 केल्विन टेम्परेचर है और मुझे एनर्जी चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में, तो कुछ नहीं करना, 200 केल्विन टेम्परेचर लिखो इनटू 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। कर लोगे, केल्विन से केल्विन कट जाएगा और 200 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 0.69 में और जो आंसर आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा। दिस इज योर आंसर। इससे ज्यादा इजी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे समझ गए, 200 को 0.69 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू दे दे, अब तुम्हें कुछ भी दे दे, अब तुम्हें कुछ भी दे दे, जूल को तुम्हें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई कर देना 0.69 से, खत्म। टेम्परेचर कितनी यूनिट होती है, सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन, सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट क्या कर दो, 0.69 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा कन्वर्ट। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट बोल दे, अगर इसका अपोजिट बोल दे कि भाई सेंटीमीटर इनवर्स है और सेंटीमीटर इनवर्स को उसमें कन्वर्ट करना है जूल में, किसको, कि सेंटीमीटर इनवर्स है इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे एग्जांपल ले लो, तुम्हें बोल दिया कि 200 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी है और बताओ कितने जूल होगी। तो अब मुझे बताओ कि सेंटीमीटर इनवर्स में मैं उन H और C के साथ ऐसी क्या छेड़छाड़ करूं कि मुझे सारा जूल में मिले। तो बहुत इजी है, यहाँ पे क्या लिखो, 200 सेंटीमीटर इनवर्स। मुझे पहले तो सेंटीमीटर इनवर्स काटना है, तो मैं इसके साथ क्या करूंगा इसके साथ H और C की मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई भी एनर्जी है H और C के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी होती है जूल पर सेकंड, इसकी होती है जूल सेकंड, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। इससे ये कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। लो भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बस अब तो हद ही होगी, सेंटीमीटर को जूल में करना, जूल को सेंटीमीटर में करना, वेरी इजी। अब तुम्हें कोई भी थर्मल एनर्जी पूछ ले, क्वेश्चन में दे दे कि व्हाट इज द थर्मल एनर्जी, व्हाट इज द थर्मल एनर्जी एट 1000 केल्विन इन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, 0.69 सेंटीमीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स यूनिट आई थी इनटू 1000 केल्विन कर दो। करने के बाद सेंटीमीटर में इनवर्स कितनी आ जाएगी, 690 सेंटीमीटर इनवर्स इज योर राइट आंसर। कर लोगे। चलो अपने टॉपिक पे आओ, थर्मो पे। कहाँ, ये तो पॉइंटर समझा दे, ठीक है, कर लेना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे डाउट रहता है कि कभी आ गया और तुम ना कर पाओ। भरोसा नहीं है मुझे तुम्हारे पे, रत्ती भर भरोसा नहीं है सच में। जब तुम पेपर करके आ जाओगे तब बोलना कि सर यस, कर लोगे।